हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो 2 यूनिट्स आपकी ऑलरेडी हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की एनसीईआरटी की कंप्लीट कर चुके हैं। सो होपफुली आप लोग साथ के साथ चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो चैप्टर 1 में एक क्विक रिकैप ले लेते हैं फटाफट से, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे, सो दैट एक फ्लो बना रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या नेशन बिल्डिंग की बात की थी, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में बात की थी, ठीक है भाई। और दूसरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से, जब पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये डिसाइड किया गया था हमारे जो लीडर्स थे उनके द्वारा कि भाई डेमोक्रेसी, या देश जो है वो डेमोक्रेटिक रहेगा, तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या थी कि फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए भाई क्या इलेक्शंस कराने थे, तो इलेक्शंस कौन कराता? इतना बड़ा देश, इलिटरेसी थी, डाइवर्सिटी थी, सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद क्या चीज़ ध्यान में रखनी थी कि भाई इलेक्शन कराने के लिए हमें ECI की ज़रूरत पड़ी। ECI स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो उसके बारे में क्या करता है, बात करता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमने शुरू किया क्या, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है। राइटिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे हड़प्पा वाली राइटिंग नहीं है जो डेसिफर नहीं हुई है अभी तक, बिल्कुल वैसी हो जाती है एट टाइम्स, ठीक है भाई। सो प्लान्ड डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया, 2-3 सेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए कि प्लानिंग क्या होती है ना, और प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है भाई। और ये मतलब बोलते ना कि ये कॉन्सेप्ट या ये आइडिया जो है प्लानिंग का कहाँ से आया, हमने किस कंट्री से बोरो किया, ये सब हमने डिस्कस किया, राइट। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि जैसे इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, सिमिलरली प्लानिंग के लिए क्या किया गया, प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, राइट। तो बस उतना हमने प्रीवियस सेशन में कर लिया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। सो दिस इज पार्ट 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं आज, जो भी आज पहली बार सेशन देख रहे हैं, उनको बता देती हूँ मैं कि जो भी टॉपिक होता है बच्चों हमारा, जो भी हमारा एजेंडा होता है एक दिन का कि हाँ आज हमें ये टारगेट जो है ये कंप्लीट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बड़े टॉपिक को ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, प्लान्ड और डेवलपमेंट। तो पॉलिटिक्स यू नो कि क्या है, और प्लान मतलब जिसको कि हमने पहले से प्लान किया हुआ है। मैंने गोवा की ट्रिप का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार प्लानिंग करता है कि उसे गोवा जाना है, और वो ब्रूटली फेल भी हो जाती है, हम जा नहीं पाते हैं, जैसे कि मैं नहीं जा पाई, ठीक है भाई। सो इसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे गोवा वाली ट्रिप हमने प्लान की कि भाई 10K का बजट है मेरा, कैसे जाएं, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, ब्ला 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 सारी चीज़ों। डेवलपमेंट इज जिसकी हर देश को ज़रूरत होती है, हर किसी को इवॉल्व, मतलब एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप, कम्युनिटी, देश, है ना, विश्व, हर कोई क्या चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ठीक है भाई। तो उसी को आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं नाउ। इंडिया का मैप, सो बार बार यही चीज मैं बोलती हूँ कि इंडिया का मैप देखते रहिए, नॉर्थ से साउथ तक आपको क्या करना है, जो भी स्टेट्स हैं उनको क्या कर लो भाई, अरेंज कर लो। वेस्ट से ईस्ट तक जो भी स्टेट्स हैं उनको क्या कर लो, अरेंज कर लो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे जा सकते हैं, नेबरिंग स्टेट्स पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चलो भाई बैक टू बेसिक्स, अपने पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, PC महालनोबिस के बारे में, और एक मतलब कंपैरिजन है, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का, सिमिलरली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहाँ से, आपका 5 ईयर प्लान। तो उसका एक बेसिक एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि इनिशियली भाई ये डिसाइड हो गया कि प्लानिंग करनी है ना, प्लानिंग के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और प्लानिंग कमीशन की हमको ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए प्लानिंग कमीशन आपकी स्टैब्लिश की गई थी, और प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको टारगेट क्या दिया गया था कि भाई ये जो 5 ईयर प्लान्स जो हैं ये आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स एज इन प्लानिंग की जाएगी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ये काम किसको दिया गया, प्लानिंग कमीशन को दिया गया, इसीलिए इन प्लान्स को 5 ईयर प्लान्स बोला गया, ठीक है। सो द ड्राफ्ट ऑफ, राइट,
the draft of the first 5-year plan and then the actual plan document released in December 1951 and it generated a lot of excitement in the country. भाई वही वाली बात है, जो भी काम पहला हो रहा होता है ना तो उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट होता है. जैसे 2022 में CUET का जब पहला एग्जाम हुआ तो काफ़ी सारी क्वेश्चंस और चीज़ें होती हैं ना जो दिमाग में आती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा. जो लोग भी अपियर हुए होंगे एग्जाम के लिए तो काफ़ी एंथू रहता है, जील रहती है कि अरे वाह वाह देखते हैं कैसे कंडक्ट होगा, कैसे नहीं होगा. तो सिमिलरली जब फर्स्ट 5-year प्लान जो है ना उसको प्लानिंग की गई एंड ऑन पेपर्स चीज़ों को रखा गया, जब सबके सामने लाया गया तो बहुत एक्साइटमेंट था. ठीक है भाई, अब क्या ये एक्साइटमेंट कंटिन्यू रहा है ना, उसके बाद में बात करते हैं. सो द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच्ड इट्स पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ सेकंड 5-year प्लान. अब फर्स्ट तो देख लिया, जब सेकंड 5-year प्लान आया ना तो वो जो एंथुजील जो थी वो अपने पीक पे थी. ठीक है भाई, 1956 तक और थर्ड 5-year प्लान तक भी हम लोग बहुत खुश थे कि अरे वाह वाह जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा था. सो ये क्या थे आपके अर्ली इनिशिएटिव्स थे. अब आप बोलोगे क्या मैम हमको सारे प्लान्स याद करने हैं, सबके ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे. तो मैं क्या करूंगी, इस जो ये चैप्टर है इसके लास्ट में जितने हमारे 5-year प्लान्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में आपको एक पीपीटी पे एक स्लाइड पे अरेंज करके दे दूंगी. उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या टारगेट थे सारे याद करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट और सेकंड और लास्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए. है पॉसिबिलिटी है कि वहां से क्या क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं. ठीक है भाई. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 5-year प्लान. बार बार बोला है कि यू हैव टू बी क्यूरियस. ठीक है भाई, यू हैव टू बी क्यूरियस. मैम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से ये 5-year प्लान का कॉन्सेप्ट आया. तो मैंने आपको बताया था कि USSR वहाँ से हमने ये 5-year प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बोरो किया. क्यों, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि भाई बहुत बढ़िया प्लानिंग और सॉर्टेड सिस्टम इनका चल रहा है, हमको भी सिमिलर चीज़ें जो हैं वो अपनी कंट्री में चाहिए हैं. ठीक है भाई. तो देखो अब यहाँ से काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे कि मैम क्या क्या याद रखना है प्लानिंग में, मतलब प्लानिंग एज इन 5-year प्लान्स में. तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों. टाइम पीरियड याद रखिएगा कि फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो कब से कब तक रहा आपका. राइट. प्लानर कौन थे, चीफ, एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस चीज़ पे फोकस किया गया. ठीक है. तो अगर हम बात करें फर्स्ट 5-year प्लान की तो जो ड्यूरेशन था फर्स्ट 5-year प्लान का वो 1951 से लेके 56 तक था, 5 साल. ठीक है, सॉर्टेड. चीफ प्लानर कौन थे बच्चों, KN राज. ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला प्लान है तो आपको क्या करना है, याद रखना है. ठीक है भाई. एंड addressed mainly the agrarian sector including investment in dams and irrigation. अब यहाँ पे क्या देखो भाई, फोकस किस चीज पे था. अगर रटा भी ना जाए ना तो देखो चीज़ों को लिंक करने की कोशिश किया करो कि इंडिपेंडेंस जो है वो 1947 में मिली थी. एंड प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत था नहीं हमारे पास, डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं था देश में. ठीक है. तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी, है ना. ठीक है. तो ऑब्वियसली जब पूरी मतलब मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है जब वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट ने इनिशियली किस चीज़ पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया. सो अग्रारियन सेक्टर से मेरा मतलब यही है कि एग्रीकल्चर की जो जो नीड्स थी, जो जो रिक्वायरमेंट थी उनको क्या किया गया, उनको फुलफिल करने के टारगेट्स रखे गए, ऑब्जेक्टिव्स रखे गए. जैसे कि क्या करना है, डैम्स बनाने हैं और इरिगेशन को बढ़िया करना है. अब यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो ये आगे आप सीखोगे और इसी से प्रैक्टिकल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूँ, इसीलिए बार बार मुझे मैप इंक्लूड करना पड़ता है अपने सेशंस में कि जब भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो सबसे बढ़िया, अगर आप अपनी कंट्री की बात करो ज्योग्राफी सेशंस में आप ये देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से आता है, मतलब सबसे ज़्यादा वो स्टेट्स कौन से हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. पंजाब, हरियाणा एंड काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश, है ना. देखो तीनों के तीनों क्या हैं, कनेक्टेड हैं. अब कभी ये सोचने की कोशिश की कि रीज़न क्या है, क्यों ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं भाई, क्या कर रहे हैं आपका क्या कर रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर जो है उसको बहुत बढ़िया तरीके से करें. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा क्या है पंजाब और हरियाणा के पास या काफ़ी हद तक यूपी के पास जो वो इतने अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं और बाकी देश जो है वो फ्लरिश नहीं कर रहे हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, यहाँ का पंजाब का और हरियाणा का इरिगेशन सिस्टम ज़बरदस्त है. ठीक है.
तो पानी की कमी नहीं होती है, इसी वजह से जो खेती बाड़ी है वो बहुत बढ़िया चल रही है और प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, अच्छा होता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में किस चीज़ पे फोकस किया गया था, डैम्स पे और इरिगेशन में, ठीक है। देश का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग मुझे बताओगे, मतलब खुद से अब इंटरेक्टिव सेशन तो ऐसे है नहीं है ना, तो भाई आप क्या करोगे, आप इसको लिख के अपनी नोटबुक में रखोगे कि कौन सा डैम है जो सबसे बड़ा है, या ओल्डेस्ट डैम कौन सा है और कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पर्पस देखते हैं, क्या किया इन्होंने, मैंने बोला था एग्रीकल्चर, तो 5 साल पूरा का पूरा फोकस डिसाइड किया गया किस पे रहेगा, एग्रीकल्चर पे रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, पैसा मतलब क्या, जैसे अपना डे टू डे लाइफ से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपये है, मेरी अर्निंग जो है वो 100 रुपीज़ है, मेरी सैलरी 100 रुपये है। अब अगर मैं 100 के 100 खर्च कर दूंगी तो क्या होगा, फिर तो मतलब दिक्कत हो जाएगी ना, कुछ सेव नहीं किया मैंने। तो हमेशा पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि भाई 100 रुपीज़ में से आप क्या करो, 60:40 का रेशियो लेके चलो, मतलब 60 खर्च कर लो पर 40 आपको क्या करना है, सेव करना है। तो ये जो सेविंग्स होती है ना, डिस्ट्रेस के टाइम पे काम आती हैं, गुल्लक नहीं फोड़ देते हैं हम लोग अपनी बचपन की, मतलब मैं तो खैर अभी तक भी रखती हूँ, है ना। तो ये जो 40 है ना, अब आप क्या करोगे, हर मंथ 40 ऐसे जोड़ते जाओगे तो भाई एक बार आप अब मतलब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास सफिशिएंट एक डिसेंट इनकम जो है वो हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि लोगों के पास थोड़ी सी इनकम जनरेट होगी तो वो सेव करेंगे, फिर वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वैसे ही देश क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो सेविंग्स के लिए इनकम होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टू लिफ्ट द कंट्री आउट ऑफ पॉवर्टी, मैंने बोला था पहली क्लास में कि 2 ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर किया गया था, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। डेवलपमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इरेडिकेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली पॉवर्टी भी क्या हो जाएगी, कम। हाँ जी, सो पॉवर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी, लैंड सीलिंग्स की बात की थी कि भाई कौन जो है वो कितना लैंड ऑक्यूपाई कर सकता है या नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर ही ज्यादातर लोग आपके कर रहे थे, ठीक है भाई। चलिए नाउ पहला प्लान क्लियर है, बस आपको क्या याद रखना है, 1951 से लेके 56 के.एन. राज और एग्रीकल्चर पे फोकस किया। ना सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 56 से 61 तक था बच्चों। चीफ प्लानर कौन थे, पीसी महालनोबिस थे, ठीक है भाई। और सेकेंड 5 ईयर प्लान ने क्या किया था, हैवी जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे क्या किया था, फोकस किया था, ठीक है। अब आप ये देखो कि सबसे पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया हमने, एंड देन सेकेंड प्लान में सीधे हमने सोचा कि भाई हमें इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, तभी देश जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड सम हैवी इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज लगाई गई भिलाई और दुर्गापुर में। तो धीरे धीरे सरकार ने क्या सोचा कि भाई इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करोगे तो देश जो है वो प्रगति करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, एंड हम क्या कर पाएंगे, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल पाएंगे। तो क्या चीजें कंसीडर, मतलब देखो मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव ये था कि हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। पर्पस डेवलपिंग लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाना। दूसरा प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडी मतलब इंडिया, एज इन जहां पे हमारे घर में ही बना सामान, एज इन जैसे वो पतंजलि की अगर मैं बात करूं, सबने ये ब्रांड जो है वो सुना होगा, है ना, दिस मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट कि हमें बाहर से कुछ सामान नहीं लेना है, बाहर से एज इन इंटरनेशनली सब कुछ हमको कहाँ करना है, अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करना है। सो द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे देश की ही चीज़ें हैं, अगर उन्हीं से रिलेटेड हम इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेंगे, जैसे हैंडीक्राफ्ट, है ना, ठीक है भाई, तो क्या होगा भाई, देश का विकास होगा, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स, ठीक है, आपका आयात निर्यात, आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हो उसको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। सो क्या रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो बाहर से सामान कम खरीदना पड़ेगा, तो पैसा खर्च जो है वो क्या होगा, कम होगा, राइट। इसके बाद प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स,
इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करोगे, भाई जो घर में सामान बन रहा है उसको बाहर बेचोगे तभी तो पैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। ठीक है भाई, उसके बाद डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है, रोडवेज, रेलवेज, आपके मतलब कोल्ड स्टोरेजेस तो खैर उस समय पे नहीं थे, पर स्टोरेजेस वगैरह, सो दैट कि भाई अगर हम एग्रीकल्चर पे इतना फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज पे इतना फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर दी, कोयला चाहिए है पर रेलवे लाइन है ही नहीं, रोड अच्छी बनी ही नहीं है, सो वो ट्रांसपोर्टेशन में कितनी दिक्कत आएगी, राइट। चलिए भाई ना, अरे क्लियर है इतना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर फोकस्ड, सेकंड 5 ईयर प्लान आपका क्या, किस चीज पे, इंडस्ट्रीज पे फोकस। तो देखिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान के जो चीफ प्लानर थे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हैं वो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी, तो उनके बारे में जान लेते हैं। पीसी महालनोबिस 1893 से 1972, ठीक है भाई। सो ये कौन थे, इमेज आप लोग होपफुली देख पा रहे होगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये साइंटिस्ट थे और स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है भाई। इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया था, मतलब इनकी इंटेलिजेंस जो है उसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, ठीक है। 1931 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और सेकंड प्लान से मेरा मतलब है सेकंड 5 ईयर प्लान के क्या थे, ये आर्किटेक्ट थे, राइट, एंड सपोर्टर थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के। इन्होंने क्या इस चीज पे ज्यादा फोकस किया, सरकार को बोला कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, PSU सेटअप कीजिए, ठीक है भाई, और पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दीजिए। पब्लिक सेक्टर मतलब खैर आगे अभी मैं डिस्कस करूंगी, गवर्नमेंट। मतलब इनका कहना यह था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करो पर ज्यादा रोल, एक्टिव रोल कौन प्ले करे, पब्लिक सेक्टर। क्यों ऐसा इन्होंने बोला मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है भाई। अब सो हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया भाई, आप इमेजेस देख पा रहे होगे, एक तरफ एग्रीकल्चर, इस तरफ है ना, और एक तरफ आपका क्या है बच्चों, इंडस्ट्रीज है। सो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब तो आप लोग सीख गए हो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे था और सेकंड 5 ईयर प्लान का पूरा फोकस इंडस्ट्री पे था। तो समहाउ लोग मतलब गवर्नमेंट में और जो बिजनेस क्लास थे, दो ग्रुप्स हो गए, है ना, जो सपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को, ठीक है भाई। तो कैसे काम किया गया, अब कैसे क्या क्या उन दोनों की तरफ से कंटेंशंस रखे गए, जरा हम उसके बारे में बात करेंगे। सो सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने क्या बोला, जो लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग बार बार सरकार को ये बोल रहे थे कि भाई आप ना एग्रीकल्चर पे ही सपोर्ट कीजिए, उन्होंने बोला दैट एग्रीकल्चर शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन प्लानिंग। व्हाई, क्यों, क्योंकि आज भी 50% जनता इज डूइंग एग्रीकल्चर ओनली, है ना, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर ही है बच्चों। सो देयर मस्ट बी एन अग्रेरियन स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट। तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ जिसपे कि पूरा फोकस किस पे आए, एग्रीकल्चर सेक्टर पर आए, ठीक है। अब अगर एग्रीकल्चर, अब देखो, अब यहां से कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करना। 50% जनता, मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रही हूँ 2023 की, कि भाई 50% पॉपुलेशन आपकी अगर एग्रीकल्चर जो है उस पर डिपेंडेंट है, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम भी क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है भाई। अब अगर ये लोग गरीब हैं या इनके पास पैसा कम है, तो इनकी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार किस पे फोकस करेगी, सरकार एग्रीकल्चर पे ही फोकस करेगी। तो वही चीज बोली गई थी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोग्रेस करेगा, दैट प्रोग्रेस, दैट डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू इरेडिकेट क्या, पॉवर्टी एंड फूड स्कार्सिटी। फूड स्कार्सिटी मतलब खाने की कमी ना पड़ जाए। हिस्ट्री सेशंस में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि कितनी मेजर फेमाइंस आई थी, खाने की कमी हो गई थी उस समय पर, कितनी सारी पॉपुलेशन जो है वो उन फेमाइंस से अफेक्ट हुई थी, राइट। सो वैसी कोई भी सिचुएशन जो है वो फिर से ना आए, तो उन चीज़ों को कंसीडर कर रहे थे कौन, जो सपोर्टर्स थे एग्रीकल्चर के। तो उन्होंने बोला कि भाई फूड सिक्योरिटी, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी जनता है, पॉपुलेशन इतनी सारी है, तो हमें क्या, हमें बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी रहे वो क्या रहे, स्टेबल रहे। क्लियर है इतना, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, JC कुमारप्पा। ये गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इन्होंने बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं भाई एग्रीकल्चर नहीं, मैं आपको एक और डिफरेंट प्लान देता हूँ जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को। गाँव में जो भी चीजें बनती हैं, मैंने बोला ना छोटे लेवल पे
जो कल्चरली मतलब जो चीज़ें रहती हैं कल्चर से जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने वगैरह होते थे पुराने टाइम पे, या लकड़ी के खिलौने होते थे, या फिर हर्ब्स वगैरह जो पुराने स्टाइल से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आज भी देश का 60% इंसान जो है वो गाँव में रहता है। तो जब गांव जो है वो प्रोग्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेगी। ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या बोला, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें गांव स्पेसिफिक हैं, गांव में बन रही हैं, रूरल एरियाज में बन रही हैं, उनकी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करो ताकि एक्चुअल लेवल पे क्या लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो ये तो थे सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं सपोर्टर्स ऑफ इंडस्ट्री की। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नहीं भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट हमको क्या करना है, हमको थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। सो फॉर दैट कि हमें क्या चाहिए है, हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए है, बिल्कुल ऐसे चमकता हुआ जो कि इमेज में आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े PSUs लगा दो, इंडस्ट्रीज लगा दो टू रिमूव द रूरल पॉवर्टी। आज भी आप देखो फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाती है, जैसे मेरे घर के आसपास बिरला टायर्स, JK टायर्स, ये सब हैं, तो ये सिटी से आउटर एरिया में लगाई गई हैं। ठीक है, मतलब गांव खेड़े वाले एरिया में लगाई हुई हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग गांव में रह रहे हैं ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उनको वहाँ पे काम मिल जाता है, और भी काफ़ी तरीके की जॉब्स होती हैं जो उनको मिल जाती हैं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि भाई इंजीनियर्स हैं, बाकी लोग हैं, अगर वो प्लांट में काम करने जाएंगे तो दुकानें स्टैब्लिश होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इसी तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या आपका सपोर्ट करना है इंडस्ट्रीज को, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। एंड भाई इंडस्ट्रीज की जरूरत है ना हमें एग्रीकल्चर को क्या मॉडर्नाइज करने के लिए। जैसे पहले क्या वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, बैल जो है उनका इस्तेमाल करके हल जो है उससे जुताई वगैरह की जाती थी। आज क्या है, मॉडर्न है, ट्रैक्टर्स हैं, काफ़ी सारी मशीन्स हैं। तो कैसे पॉसिबल हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉसिबल हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश करे तो भी इंडस्ट्रीज पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डिबेट हुई किस चीज़ को लेके, कि ये जो सारा काम आप बोल रहे हो ठीक है भाई करना है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखेंगे, एग्रीकल्चर भी देखेंगे, पर कौन सा सेक्टर देखेगा, प्राइवेट देखेगा या पब्लिक देखेगा, ये डिबेट हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। पर पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या है बच्चों, उसको गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ओन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पब्लिक पे फोकस रखा जाता है। ठीक है, सोशल नीड्स को उनके पूरा मतलब सोसाइटी एज ए होल, राइट, सोसाइटी की क्या नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाता है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर है दैट इज कंप्लीटली प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है भाई, तो ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? चलिए ना, अब लास्ट टॉपिक आपका क्या है, देखो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की डिबेट को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वहां डिटेल में बताऊंगी। अभी आपको बताती हूँ कि जो सपोर्टर्स थे एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए भाई क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हुई सिर्फ अगर एग्रीकल्चर पे हम फोकस कर रहे थे तो। एक तो वो जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था पहले से चला आ रहा था कि भाई खेत किसी का, काम कोई और कर रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी हमारे पास इतनी सारी, है ना। उसके बाद जो आज भी जो हमारा एग्रीकल्चर है वो क्या है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। बारिश अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छी हो जाती है, और सर्दियों में बारिश ज़्यादा हो गई, ओले वोले गिर गए तो फसल खराब हो जाती है। तो कंप्लीटली किस पे, आपका रेनफॉल पे डिपेंडेंसी है, और प्रोडक्टिविटी कम है, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना प्रोडक्शन नहीं आ रहा था। ये मैं तब की बात कर रही हूँ 50s की 60s की। तो ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज क्या सीखा हमने, आज हमने सीखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किस चीज पे था, सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस जो है वो किस चीज पे था। इसके बाद हमने क्या देखा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है ना, उनका कंपैरिजन, इसको तो और इलैबोरेट में करूंगी नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज दोनों में से ज्यादा किस पे फोकस होना चाहिए है, ये थोड़ा सा दिमाग आप भी लोग लगाइए कि दोनों में से ज्यादा फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हमने देखी, प्रॉब्लम्स डिस्कस की एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट सेशन में यहीं से आगे बढ़ेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स थी कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इससे कैसे डील किया कंट्री ने, राइट। सो होपफुली ये सेशन जो है वो आपने एंजॉय किया होगा। जो भी बेसिक चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक प्लीज जितना पढ़ाया है उसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।